जय हिंद दोस्तों। तो एक बायोलॉजी का जीव विज्ञान का टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ और टॉपिक है परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में समझाने जा रहा हूँ। तो इसको ध्यानपूर्वक समझना है। अगर हम बात करें, परिसंचरण तंत्र अंगों का वह समूह है जो शरीर की कोशिकाओं के बीच पोषक तत्वों की यातायात कराते हैं। इन तत्वों में अमीनो अम्ल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन्स आदि शामिल होते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें तंत्र का अर्थ क्या होता है, तो इस तंत्र का अर्थ होता है अंगों का समूह। क्या होता है? अंगों का समूह। इसको उदाहरण हम समझने के लिए कुछ रुधिर यानी तरल परिसंचरण तंत्र होता है। दूसरा हृदय, रुधिर को पंप करना इसका काम है। और तीसरा है रुधिर वाहिकाएं, जिनके द्वारा रुधिर संचारित होता है। तो इन तीनों को मिलाकर जो बनता है उसको कहते हैं, इन तीनों से मिलकर ही परिसंचरण तंत्र बनता है या होता है। ठीक है। इसके महत्वपूर्ण तथ्य समझते हैं। पहला है, रुधिर संचरण की खोज 1628 ईस्वी में विलियम हार्वे ने की थी। ठीक है। यहाँ पे ग्राफ बने हुए हैं हार्ट का और यहाँ पे पूरे फेफड़ों का, तो उसको हम समझ सकते हैं। दूसरा है, रुधिर संचरण का अध्ययन एंजियोलॉजी कहलाता है। ठीक है। तीसरा है, एंजियोलॉजी के पिता यानी रुधिर परिसंचरण तंत्र का जो अध्ययन है उनके पिता विलियम हार्वे को कहा जाता है। ठीक है। दोनों ही सही चीज़ें हैं। आगे हम समझते हैं, चौथे पॉइंट पे लिखा है, यह एक तरह संयोजी ऊतक होता है। ठीक है। आगे देखते हैं परिसंचरण के प्रकार, कौन कौन से इसके परिसंचरण हो सकते हैं। एक होता है खुला परिसंचरण, दूसरा होता है बंद परिसंचरण तंत्र। ठीक है। आइए इसको भी समझते हैं। तो दोस्तों हम पहले देखते हैं खुला परिसंचरण तंत्र क्या होता है। इस तंत्र में रुधिर वाहिकाओं में बंद नहीं होता है, जबकि एक अंग से दूसरे अंग में सीधा प्रवाहित होता है। उसे हम कहते हैं खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अब हम समझते हैं बंद क्या होता है। तो इस तंत्र में रुधिर वाहिकाओं में बंद होता है तथा हृदय रुधिर को अलग अलग अंगों में रुधिर वाहिकाओं के जरिए भेजता है। उसे हम कहते हैं बंद परिसंचरण तंत्र। अगर हम बात करें खुला के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं खुला परिसंचरण, तो इसमें कॉकरोच आ जाता है, तितली आ जाती है, कीड़े आ जाते हैं, घोंघा आ जाता है और ऑक्टोपस आ जाता है। जो ऊपर के जो 3 नाम हैं वो आर्थ्रोपोडा समूह के हैं और नीचे के जो 2 नाम हैं वो मोलस्का समूह के हैं। और इसमें उदाहरण के लिए मानव तो है ही बंद में, और दूसरा है स्तनधारियों में होता है। जितने भी सभी स्तनधारी हैं उनमें सभी में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है या होता है। ठीक है दोस्तों। तो अब हम समझते हैं ब्लड यानी रुधिर के बारे में समझते हैं। अब हम देखते हैं, रुधिर एक तरल परिसंचरण अंग है। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। तीसरा है, रुधिर का अध्ययन करना हेमेटोलॉजी कहलाता है। ठीक है। इतना समझे होंगे। रुधिर एक मेसोडर्मल अंग होता है। और मेसोडर्मल क्या कहलाता है उसको भी समझते हैं। जब बच्चा भ्रूण अवस्था में होता है तो उसका निर्माण 3 परत वाले भ्रूण से बनना शुरू होता है तथा यह तीनों परत अलग अलग अंगों का निर्माण करती हैं। जैसे पहला देखते हैं एंडोडर्म। ठीक है। इसका दूसरा जो पार्ट होता है उसे कहते हैं मेसोडर्म और तीसरा होता है एक्टोडर्म। ठीक है। यहाँ पर 3 इसकी परतों से बना हुआ भ्रूण होता है। तो दोस्तों इसकी जो पहली परत है एक्टोडर्म, उसको समझते हैं क्या है। त्वचा का निर्माण सबसे बाहरी परत को हम कहते हैं एक्टोडर्म कहते हैं। दूसरा हैगा मेसोडर्म। क्या होता है? तो हृदय की कार्डियक पेशी का निर्माण करना इसका काम है। रुधिर का निर्माण करना इसका काम है। तीसरा, मेसोडर्म एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच स्थित होती है। अगला पॉइंट है, मेसोडर्म में नोटोकार्ड हड्डी, मांसपेशियां, संयोजी ऊतक और परिसंचरण प्रजनन प्रणालियां बनती हैं। तीसरा हमारा है यहाँ पर कौन सी परत है? एंडोडर्म परत है। यकृत, फेफड़े, थाइमस ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, किडनी, अग्न्याशय का निर्माण करना इसका काम होता है। आगे है, रुधिर एक कोलाइडी विलयन है। इसके कणों का आकार 1 nm से लेकर 100 nm तक होता है। दोस्तों अब हम समझते हैं रुधिर का निर्माण कैसे होता है या रुधिर कैसे बनता है। ठीक है। आइए समझते हैं। आमतौर पर रुधिर का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है। अच्छा, सही बात है। अगला देखते हैं, भ्रूण अवस्था में खून का निर्माण यकृत या प्लीहा में होता है। जब भ्रूण होता है, बच्चे जब
यूट्रस में होता है उसको भ्रूण कहा जाता है, तब उसका खून का जो निर्माण होता है वो यकृत या प्लीहा में होता है। ठीक है, इतना समझे होंगे। अब हम समझते हैं रुधिर की मात्रा को। पहले पुरुष में देखते हैं, फिर महिलाओं में देखते हैं। ठीक है, तो पुरुष में लगभग 5 से 6 लीटर होता है और 14-16 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रति 100 ml रुधिर में पाया जाता है। ठीक है, और महिलाओं में 4 से 5 लीटर होता है। इसमें जो हीमोग्लोबिन होता है वो 10 से 12 ग्राम प्रति 100 ml रुधिर में पाया जाता है। आगे देखते हैं नोट में क्या है। रुधिर की मात्रा हमारे शरीर के कुल वजन का 7% होती है। कितना परसेंट होती है कुल वजन का? 7% होती है। अब हम देखते हैं इसी में कि रुधिर का जो रंग है वो लाल किस वजह से होता है। तो रुधिर का रंग लाल होता है। इसका लाल रंग इसमें मौजूद हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से यह कैसा होता है? लाल होता है। हीमोग्लोबिन का प्राकृतिक जो रंग होता है वह बैंगनी कलर का होता है। अब हम देखते हैं एमियोग्लोबिन को 2 भागों में हम पढ़ सकते हैं, एक है हीम, एक है ग्लोबिन। तो हीम में क्या होता है? आयरन और यौगिक होते हैं जैसे फेरस Fe+2 और उसमें ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है। इसका जो कलर हो जाता है रेड कलर का हो जाता है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है इसका ग्लोबिन, जिसमें जटिल प्रोटीन ग्लूबुलर प्रोटीन होती है जो रेसे फाइब्रस के रूप में बदल जाती है। दोस्तों अब हम समझते हैं मानव शरीर में रुधिर के प्रकार। ठीक है, अच्छे समझते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑक्सीजन युक्त रुधिर, एक होता है ऑक्सीजन मुक्त रुधिर। जो युक्त वाला होता है वह ऑक्सीजनेट होता है, अच्छा होता है। जो ऑक्सीजन मुक्त रुधिर होता है वो डीऑक्सीजनेट होता है, उसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन की अधिकता हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन, आगे बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, फिर आगे बनता है इसका लाल रंग। ठीक है, इसकी यह प्रोसेस है। अब हम इसको देखते हैं। इसमें CO2 की अधिकता होती है, हीमोग्लोबिन प्लस CO2 बनाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। इसके बाद गहरा नीला रंग हो जाता है, काला रंग हो जाता है। आगे जब नसों में CO2 अधिकता में होती है तब रुधिर काला पड़ जाता है। ठीक है, यह इसकी एक प्रोसेस है। अब हम समझते हैं परिक्रिया यानी रुधिर परिवहन कैसे होता है उसको समझते हैं। अब हम देखते हैं पहले हवा जाती है नाक में और नाक से जाती है हमारी श्वास नली में और श्वास नली से जाती है हमारे फेफड़ों में। फेफड़ों से यह 2 भागों में बढ़ जाती है, जैसे कि फेफड़ों में मौजूद खून में वायु की ऑक्सीजन घुल जाती है। ठीक है, और फेफड़ों से ही CO2 प्लस रुधिर में चली जाती है। इसके बाद क्या होता है? सेल होती हैं, सेल कोशिकाएं मौजूद ग्लूकोज से अपक्रिया करती हैं जो ऑक्सीजन देती हैं। यहाँ पे एक फार्मूला क्रिएट होता है C6H12O6 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। जो ऊर्जा होती है वह ATP के रूप में होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, और O2 पाकर यह CO2 प्लस रुधिर में कन्वर्ट होता है, जहाँ पर हमारा अशुद्ध रुधिर होता है फेफड़ों में जाता है श्वास नली के माध्यम से, फिर हमारा नाक में, उसका फिर वातावरण में चला जाता है। ठीक है, तो दोस्तों अब देखते हैं रुधिर का संगठन कैसे होता है। एक होता है तरल भाग, एक होता है ठोस भाग। पहले हम बात करते हैं तरल भाग की। तो इसमें प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में रुधिर का 55% भाग प्लाज्मा होता है। ठीक है, इसका तो यह हो गया। अब ठोस भाग में कौन कौन सी आती है? तो इसमें कोशिका स्लैश रक्त वाहिकाएँ आ जाती हैं जो 45% भाग में उपस्थित होती हैं, क्योंकि अकेला 55% तो प्लाज्मा होता है। इस 45% में हम देखें तो इसको 3 भागों में बांटते हैं। एक है RBC रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिकाएँ, WBC वाइट ब्लड सेल, श्वेत रुधिर कणिकाएँ या कोशिकाएँ। अगला होता है प्लेटलेट्स। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं प्लाज्मा के बारे में। तो प्लाज्मा को समझते हैं। यह रुधिर का तरल भाग है। इसका रंग हल्का पीला होता है। प्लाज्मा हल्का पीला रंग इसमें मौजूद ब्लूबिरीन वर्णक की वजह से होता है। अब हम देखते हैं ब्लूबिरीन वर्णक क्या होता है। ठीक है, तो लीवर इस वर्णक का निर्माण करता है। लीवर 2 वर्णक बनाता है, एक बनाता है प्रत्यक्ष ब्लूबिरीन और एक बनाता है अप्रत्यक्ष ब्लूबिरीन बनाता है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष ब्लूबिरीन समझते हैं पहले। यह हल्का पीला रंग होता है। प्लाज्मा में ब्लूबिरीन वर्णक होने की मात्रा ज़्यादा होने पर जॉन्डिस बीमारी हो जाती है, जिसको हम पीलिया के नाम से जानते हैं। जब ब्लूबिरीन बहुत ज़्यादा मात्रा में बन जाते हैं हमारे शरीर में तो क्या होता है? जॉन्डिस या पीलिया हो जाता है। और एक होता है अप्रत्यक्ष ब्लूबिरीन, इसको समझते हैं। इसमें हरा रंग होता है। ठीक है, उदाहरण पित्त रस वाइल जूस में कन्वर्ट हो जाता है। अगर सही मात्रा में बनता है तो
पित्त रस का निर्माण करता है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं प्लाज्मा का संगठन कैसे होता है। तो पहला पॉइंट है इसमें कि जल प्लाज्मा में 90 से 92% पानी अकेला होता है। ठीक है, 1 से 2% आयन यानी ग्लूकोज होते हैं। तीसरा है आयंस। आयंस में क्या क्या, कैल्शियम, ठीक है, Na और Cl पाया जाता है। ग्लूकोज या ऊर्जा उत्पन्न करने में काम करता है। इसमें प्रोटीन 8 से 9% प्रोटीन होती है। ठीक है, इसी में है अगला पॉइंट है थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजिन प्लस फाइब्रिन, जो रुधिर का थक्का जमाने में काम करती हैं। अगला पॉइंट है ग्लोबुलिन, यह प्रजनन बनाना, प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत करना। और तीसरा है एल्बुमिन, आयनों मिनरल्स को संतुलित करना इसका काम होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम देखते हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल, रुधिर कणिकाओं को समझते हैं। दूसरा नाम इसका एरिथ्रोसाइट होता है। ठीक है, क्या होता है एरिथ्रोसाइट, या दो भाग में हम पढ़ सकते हैं, एक होता है लाल रंग, दूसरा होता है कोशिका को। तो पहले लाल रंग को देखते हैं। लाल रुधिर कणिकाओं की खोज AB लुवेनहॉक के द्वारा की गई थी। ठीक है, लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण, भ्रूण में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण यकृत यानी प्लीहा में होता है। आगे देखते हैं लाल रुधिर कणिकाओं के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, वह लाल रुधिर कणिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया को दो नामों से हम जाना जाता है। एक होता है एरिथ्रोपोसिस, दूसरा होता है हिम्पोइसिस। दो प्रोसेस होती हैं। अब हम अकेला अगर पर्टिकुलर रुधिर के बारे में बात करें तो यह 3 तरीके का होता है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं मात्रा देखते हैं, RBC, उसके बाद प्लेटलेट्स, उसके बाद WBC। RBC करोड़ों में होती हैं, प्लेटलेट्स लाखों में होती हैं और WBC हजारों में पाई जाती हैं। बात करते हैं सबसे छोटी रुधिर कोशिका लाल रुधिर कोशिका होती है। ठीक है, और सबसे बड़ी रुधिर कोशिका सफ़ेद रुधिर कोशिका होती है। देखते हैं लाल रुधिर कोशिकाओं की गणना, पुरुषों में यह 4.5 से लेकर 5.5 मिलियन प्रति 100 ml हीमोग्लोबिन में पाई जाती है, और महिलाओं में कितना होता है 4 से लेकर 4.5 मिलियन प्रति 100 ml हीमोग्लोबिन में पाई जाती है। इसके कुछ पॉइंट हैं, उसको भी समझते हैं। सफ़ेद रुधिर कोशिकाओं तथा विषाणुओं की संख्या पुरुष तथा महिला दोनों में समान होती है। लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिन का होता है। यह 1 एलर क्वेश्चन है सभी के सभी। ठीक है, अगला है RBC का जो कब्रगाह होते हुए लीवर या प्लीहा को कहा जाता है। अगला है लाल रुधिर कोशिकाओं की सबसे ज़्यादा मृत्यु प्लीहा में होती है। नेक्स्ट है लाल रुधिर कोशिकाओं का पुनर्निर्माण भी प्लीहा में ही होता है। अगला है जब कभी हमारे शरीर में खून की कमी होती है तो प्लीहा इसकी कमी को पूरा करता है। ठीक है, इसलिए RBC का ब्लड बैंक भी कहा जाता है प्लीहा को। अगला है लाल रुधिर कोशिकाओं का आकार डंबल आकार या द्वितलीय होता है। आगे देखते हैं स्तनधारियों में RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता है। स्तनधारियों में अपवाद है केंद्रक, जिसमें ऊंट और जिराफ की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें केंद्रक भी पाया जाता है RBC में। ठीक है, जो अपवाद है एक। आगे और समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड में सबसे बड़ी RBC उभयचर की होती है। किसकी? उभयचरी की होती है। अगला है स्तनधारियों में सबसे बड़ी RBC हाथियों की होती है। बात करते हैं स्तनधारियों तथा ब्रह्मांड में सबसे छोटी RBC कस्तूरी हिरण की होती है। हम देखते हैं लाल रुधिर कोशिकाओं का कार्य क्या होता है, उसको समझते हैं। RBC हमारे शरीर में खून के माध्यम से ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड लेकर जाती है। ठीक है, हीमोग्लोबिन का एक परमाणु एक बार में ऑक्सीजन के 4 परमाणुओं को लेकर हमारी कोशिकाओं के पास जाता है। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक विटामिन B6 होता है। विटामिन B6 की कमी से होने पर RBC का पूर्ण निर्माण नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से माइल्ड एनीमिया बीमारियां हो जाती हैं। नेक्स्ट है RBC की कमी से हो जाने पर एनीमिया रोग हो जाता है। कौन सा रोग? एनीमिया। अगला क्वेश्चन है कि RBC की मात्रा ज़्यादा होने पर पॉलीसाइथेमिया रोग हो जाता है, जो त्वचा पर काले धब्बे हो जाना होता है। जैसे काले धब्बे आ जाते तो वह बीमारी ही है। ठीक है, अब हम एक बीमारी को देखते हैं जो एक आनुवंशिक बीमारी है। इसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। यह एक आनुवंशिक बीमारी है। इसका आकार असमान होता है, आधे चांद के समान इसकी आकृतियाँ हो जाती हैं। ठीक है, अब हम तीसरा पॉइंट देखते हैं, वाइट ब्लड सेल को समझते हैं।
इसका दूसरा नाम सफ़ेद रुधिर कणिका या ल्यूकोसाइट होता है। हमारे शरीर में सफ़ेद रुधिर कणिकाओं की संख्या 8 से 10,000 प्रति 100 ml हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। हमारे शरीर में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो अनुपात होता है वह होता है कितना, 600:1। अगला है डब्ल्यूबीसी का निर्माण हमारा अस्थि मज्जा में होता है या हल्का पीले कलर का होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। डब्ल्यूबीसी की मृत्यु का स्थान रुधिर में मृत्यु और रुधिर में पुनर्निर्माण भी हो जाता है। अगला है सफ़ेद रुधिर कोशिकाओं में केंद्रक उपस्थित होता है और डब्ल्यूबीसी का जो आकार होता है वो अनियमित यानी अमीबा के जैसे होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं दोस्तों डब्ल्यूबीसी के दूसरे नामों से हम क्या कैसे जानते हैं। जैसे युद्धक कोशिका के नाम से जानते हैं, यह भक्षण करने वाली कोशिका है। ऐसी कोशिका जो किसी भी संक्रमण को अपने अंदर खा जाती है उन्हें भक्षण करने वाली कोशिका कहा जाता है। अगला इसको हम अंगरक्षक कोशिका के नाम से जानते हैं, यह हमें संक्रमण से बचाती है। तीसरा इसको हम सिपाही कोशिका के नाम से जानते हैं जो सफ़ेद रुधिर कोशिकाओं की खोज एंड्रल और एडिसन के द्वारा की गई थी। ठीक है, अब हम देखते हैं डब्ल्यूबीसी के कुछ प्रकार भी हैं। ठीक है, तो अगर इसके पहले प्रकार को देखें तो कणिकामय, क्या है, कणिकामय, कणिकामय। ऐसी डब्ल्यूबीसी के अंदर कोशिका द्रव्य कण में पाया जाता है, कणिकामय डब्ल्यूबीसी कहलाती है। इसके 3 प्रकार हैं, अम्लीय रंजक, अम्लीय रंजक क्या होता है, क्षारीय रंजक, और तीसरा है उदासीन रंजक। तो पहले अम्लीय रंजक को समझते हैं। जब हम एक डब्ल्यूबीसी अम्लीय रंजक से रंग देते हैं तो हमें नारंगी रंग प्राप्त होता है, ऑरेंज कलर प्राप्त होता है। ठीक है, अगला है क्षारीय रंजक क्या होता है, जब हम एक डब्ल्यूबीसी की सतह को क्षारीय रंग से रंग देते हैं तो हमें एक नीला रंग ब्लू कलर प्राप्त होता है। अगला उदासीन रंजक क्या होता है, यह रंगहीन होता है। अब हम देखते हैं दूसरा इसका प्रकार है अकणिकामय, जिसका कोई प्रकार ही नहीं होता, मतलब कह सकते हैं कि इनके कोशिका द्रव्य नहीं पाए जाते। यह 2 प्रकार के होते हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। अब हम देखते हैं इसी में एक होता है बेसोफिल्स, डब्ल्यूबीसी का 0.1 से लेकर 0.5%, यह सबसे कम मात्रा में होता है। न्यूट्रोफिल्स डब्ल्यूबीसी का 60 से 65%, यह सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। और अगला है इओसिनोफिल्स, यह डब्ल्यूबीसी का 2 से 3% होता है। मोनोसाइट या डब्ल्यूबीसी का 6 से 8%, सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कहलाता है। लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी का 20 से 50%, यह सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी कहलाती है। अब इसका हम फंक्शन और कार्य को समझते हैं। न्यूट्रोफिल्स प्लस मोनोसाइट यानी जीवाणुपाचन से आगे चलकर इसको भक्षण कोशिका के नाम से भी हम जानने लगते हैं। अब इसी में हम देखते हैं HIV एड्स को समझते हैं। HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस यानी मानवीय प्रतिरक्षी अपूर्णता विषाणु कहलाता है। एड्स का एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम उपराजित प्रतिरक्षण न्यूनतम सिंड्रोम कहलाता है। विषाणु यानी वायरस सिंड्रोम के मध्य अंतर होते हैं, एक डिजीज़ यानी बीमारी, दूसरा है सिंड्रोम। डिजीज़ क्या है, एक बीमारी का लक्षण होता है। ठीक है, और इसको हम समझ सकते हैं कि सिंड्रोम क्या होते हैं, बीमारी का समूह होता है, लक्षणों का समूह होता है और जन्मजात बीमारी होती है। अब हम इसमें देखते हैं HIV विषाणु का परिवार रिट्रो परिवार होता है। ठीक है, आगे चलकर रुधिर में डब्ल्यूबीसी की संख्या को कम कर देता है। आगे चलकर यह लिम्फोसाइट की संख्या को भी कम कर देता है। आगे चलकर यह T लिम्फोसाइट की संख्या में कमी कर देता है। एड्स कैसे फैलता है, पहले तो ये समझते हैं, रुधिर संक्रमण के माध्यम से। एड्स एक यौन संचारित रोग है, सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज़ है। पुरुष शुक्राणु स्पर्म, महिला ओवम, माँ से होने वाले बच्चे से होता है और माँ से होने वाले बच्चे में भी होता है और संक्रमित सुई के लगने से भी हो जाता है। अब इसके लक्षण क्या हैं एड्स के, भूख का मर जाना, वजन कम हो जाना, सूखी त्वचा का हो जाना, बुखार आना। अब देखते हैं इसका परीक्षण क्या है, तो इसमें एलिसा परीक्षण होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, इसका परीक्षण का नाम है एलिसा परीक्षण शॉर्ट में कहते हैं। अब दोस्तों इसके लास्ट टॉपिक है जिसको हम प्लेटलेट्स के नाम से हैं, तो उसको समझते हैं। दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट, रुधिर का थक्का प्लस कोशिका। रुधिर में प्लेटलेट्स की कुल संख्या 4.5 से लेकर 5.5 लाख 100 ml प्रति हीमोग्लोबिन पुरुष तथा महिला दोनों में बराबर होती हैं। इसका आकार असमान होता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा, हल्का पीला रंग होता है और जीवन काल 8 से 10 दिन का होता है। मृत्यु स्थान रुधिर और प्लीहा कब्र गाय इसको कहा गया है। ठीक है,
अगला है प्लेटलेट्स के कार्य क्या हैं, तो रुधिर का थक्का जमाने में सहायता देता है। अगला है थक्का जमने के कारक अनिवार्य हैं इसमें, नाम है प्रोसेस ऑफ क्वाटिंग, प्रोसेस ऑफ क्वाटिंग। अगला है चोट लगना और मांसपेशियों का फटना। इसके बाद होता है रुधिर का निकलना, जब चोट लगेगी मांसपेशियां फटेंगी तो रुधिर निकलेगा। तो खनिज क्या है इसके, Ca तथा प्लाज्मा का रुधिर के साथ बाहर निकलना। अगला प्रोसेस होता है असक्रिय प्लाज्मा में। इसके बाद फटी मांसपेशियों से उसके बाद है सक्रिय थ्रोम्बिन का बनना, वहीं पे सक्रिय थ्रोम्बिन का बनना शुरू हो जाता है, जो थ्रोम्बिन हेपरिन को निष्क्रिय करके रुधिर का थक्का बनाता है। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो विज्ञान संबंधी है, बायोलॉजी संबंधी है, अच्छा लगा होगा, आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।